गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत के संविधान द्वारा भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए थे उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया। अनुच्छेद 14 से 32 तक जो भारत के संविधान के द्वारा आपको मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका मैंने एक एक अनुच्छेद के बारे में आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है। चौथा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और पांचवा था शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 और सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इन सब के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन इसके आगे आज के वीडियो में मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि मूल संविधान में आपको 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार भी निहित था, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में किया गया था। और 31 में ये घोषित किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से उस समय तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए विधि का प्राधिकार ऑथोरिटी ऑफ लॉ प्राप्त न कर लिया जावे और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था न कर दी जाए। इसका तात्पर्य ये था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में ये प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से उस समय तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि विधि के प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त न कर ली गई हो और उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था न कर दी जाए। तब तक किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस प्रावधान में विभिन्न अवरोध उत्पन्न हुए। भूमि सुधार संबंधी कानूनों में बहुत अड़चनें आई, संपत्ति संबंधी मामलों में बहुत अड़चन आई। इसलिए भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया और अब यह एक कानूनी अधिकार है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में किया गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाए जाने का कारण संपत्ति के अधिकार के कुछ प्रावधान तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई इसकी व्याख्याएं आर्थिक सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक लग रही थी। विशेष रूप से इसके प्रावधान भूमि सुधार कानूनों की क्रियान्विति अर्थात भूमि सुधार कार्यक्रमों में रुकावट उत्पन्न कर रहे थे। तो जो इसकी मुख्य उद्देश्य इसका था आर्थिक सामाजिक न्याय की प्राप्ति करने का, उसके लक्ष्य की प्राप्ति हम नहीं कर पा रहे थे और भूमि सुधार कानूनों की क्रियान्विति में भी इससे रुकावट आ रही थी। इसलिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 को निरसित किया गया। निरसित का मतलब इसको हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था, जिसका उल्लेख भाग 3 में था, उसके अनुच्छेद 19(1)(च) जिसमें संपत्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख था और अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था उसे निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत
अब भारतीय संविधान के भाग 12 में नए अनुच्छेद 301 को जोड़ा गया, जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से पूर्व आपको संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया था, लेकिन विभिन्न अड़चनों के कारण 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया और अब इसे अनुच्छेद 300A और भारतीय संविधान के भाग 12 में कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार के संबंध में वर्तमान स्थिति। संपत्ति के अधिकार के संबंध में 44वें संविधान संशोधन अप्रैल 1979 में निम्न व्यवस्था की गई है। संपत्ति का अधिकार अब एक मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि केवल एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों के रूप में न रहने पर भी कानूनी प्रक्रिया के बिना शासन द्वारा किसी भी व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीनी जा सकेगी। जिन व्यक्तियों के पास भूमि सीमाकरण लैंड सीलिंग कानून की सीमा के भीतर भूमि है और इस भूमि पर वे स्वयं कृषि कार्य करते हैं, तो बाजार मूल्य पर मुआवजा दिए बिना इन व्यक्तियों की भूमि राज्य द्वारा नहीं ली जा सकेगी। इसका तात्पर्य यह है कि अब जो वर्तमान प्रावधान है संपत्ति के अधिकार के संबंध में, जो अब एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी ना कर ली जाए, अर्थात कानूनी प्रक्रिया के बिना शासन द्वारा किसी भी व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीनी जा सकेगी। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों के पास भूमि सीमाकरण, जिनको सरकार द्वारा जमीन आवंटित की गई है और वो एक निश्चित सीमा तक है, अगर उस भूमि के ऊपर वह व्यक्ति कृषि कार्य करता है या इस भूमि पर वह स्वयं कृषि कार्य करता है, तो उस व्यक्ति की संपत्ति को राज्य या सरकार ग्रहण करते समय बाजार मूल्य पर जो मुआवजा है वो दिए बिना उसे उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात अगर किसी व्यक्ति की भूमि को, संपत्ति को सरकार ग्रहण करना चाहती है तो उसे बाजार मूल्य पर मुआवजा देना पड़ेगा, तभी उस व्यक्ति की भूमि राज्य द्वारा ली जा सकती है, अन्यथा नहीं। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई यह व्यवस्था किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित करने के कार्यपालिक आदेश के विरुद्ध तो सुरक्षा प्रदान करता है, किंतु संसद या विधानमंडल कानून बनाकर व्यक्ति को संपत्ति से वंचित कर सकता है। अर्थात 44वें संविधान संशोधन के बाद ये प्रावधान कर दिया गया कि संसद या राज्य विधानमंडल कानून बनाकर किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित कर सकता है। तो ये था संपत्ति के अधिकार के संबंध में वर्तमान प्रावधान और पूर्व प्रावधान। तो आज का हमारा ये टॉपिक मूल अधिकारों से संबंधित था, जो संपूर्ण होता है। धन्यवाद।